कि आप भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर परेशान हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सही निवेश से आप अपने फ्यूचर में काफ़ी अच्छा पैसा बना पाएंगे और फाइनेंशियली स्ट्रांग भी बन पाएंगे। केवल 2,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से आप 20 सालों में 30 लाख टू 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं, वो भी लीगल और जेन्युइन तरीके से, बिना किसी रिस्क के। और ये फेक नहीं है, विथ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होगा, क्या करना होगा। दोस्तों, आज के टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिच और पुअर लाइफ को डिसाइड करती है, अमीर और गरीब होने के अंदर को डिसाइड करती है, वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस, वित्तीय जागरूकता। अगर आप फाइनेंशियली अवेयर हैं और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं, काफ़ी आगे निकल जाते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रोसेस को, जिससे आप अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कर पाएंगे और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को भी सिक्योर कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज फाइनेंशियल अवेयरनेस? वित्तीय जागरूकता क्या है? फाइनेंशियल अवेयरनेस आपके पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने की एक एबिलिटी है। और क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं? आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना। और अब बात आती है फाइनेंशियल लिटरेसी की, आर्थिक शिक्षा या वित्तीय शिक्षा कह लीजिए। जो अभी वर्ल्ड में फाइनेंशियल इनइक्वलिटी है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है लो फाइनेंशियल लिटरेसी। हमारे देश में भी जो रिच एंड पुअर का गैप बढ़ता जा रहा है, ये भी फाइनेंशियल लिटरेसी के कम होने के कारण है। वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 कहती है, इंडिया की पॉपुलेशन में जो 10% रिच लोग हैं, उनके पास टोटल नेशनल इनकम का 57% है। और सबसे ख़राब बात तो ये है, जो लोअर लेवल में 50% पॉपुलेशन आती है, उनके पास नेशनल इनकम का केवल 13% ही है। यानी कि लगभग 70 करोड़ लोगों के पास 13% पैसा ही है। तो कितना ज़्यादा गैप है, आप ये सोच सकते हैं। इसीलिए मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि कैसे सही नॉलेज लेकर, फाइनेंशियली अवेयर होकर, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के सही प्रोसेस को समझकर आप अमीर बन सकते हैं। इसके लिए आपको जानना होगा पर्सनल फाइनेंस के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को। तो आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत और निवेश। एक कॉमन वे में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत और निवेश काफ़ी आम बात सी लगती है, बट इसके पीछे जो लॉजिक है, जो ताकत है, अगर वो आपने जान ली तो आपकी सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। तो फर्स्ट, सेविंग, बचत की बात करें। सेविंग की सबसे बड़ी ताकत है, ये आपको फाइनेंशियली स्ट्रेंथ देता है, आपकी क्रेडिटेबिलिटी को बढ़ाता है। इससे आप अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में सक्षम हो पाते हैं। लेकिन सेविंग खर्च हो सकती है या खर्च करने से घट सकती है। तो जो लोग केवल सेविंग करते हैं, वो आने वाले खर्चों से इसको नहीं बचा पाते और फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो सेकंड स्टेप यहाँ पर निकल के आता है, वो है इन्वेस्टमेंट, निवेश। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट ताकत है कि ये आपकी सेविंग को सपोर्ट करता है, साथ ही टाइम के साथ ग्रो भी करता है। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम के साथ साथ आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है या फिर उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इससे अल्टीमेटली आपका पैसा बढ़ जाता है, यानी कि आपकी सेविंग का जो पैसा है वो बढ़ता रहता है। इस कंडीशन में खर्चों से भी आपकी सेविंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे कितने भी खर्चे आ जाएं, आपकी सही इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो उसको मैनेज कर लेगी। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में किया गया इन्वेस्टमेंट हमेशा ही फ़ायदेमंद होता है। जब भी आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग की पावर, कंपाउंडिंग यानी चक्रवर्ती ब्याज, लंबे समय में आपके पैसे को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा देती है। तो आइए अब हम समझते हैं कैसे 2000 रुपीज़ का इन्वेस्ट करके आप 20 ईयर में 30 लाख टू 1 करोड़ तक बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर SIP कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंग होगा। 2000 रुपीज आप हर मंथ इसमें जमा करेंगे। 2000 हमने ले लिए, जो आपको 20 सालों तक करना है। और क्योंकि लॉन्ग टर्म है, इसलिए एक्सपेक्टेड रिटर्न मिनिमम 15% रहेगा। इतना इजी टू अचीवेबल है, मतलब ये टारगेट तो आपको मिलना ही है। अब हम इसको आप 1 ईयर से लेकर 20 ईयर तक चेक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट भी शो करेगा। तो फर्स्ट ईयर में आपने देखिए, आपने 24,000 जमा किए हैं, जिसमें आपको ओनली 2000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा, कंपाउंडिंग की पावर से आपका पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, 1 ईयर से लेकर 20 ईयर तक, 2 ईयर,
3 ईयर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 ईयर में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 2,40,000, 2,40,000, जिसमें आपको इंटरेस्ट मिल चुका है 3,17,000 समथिंग, 3,17,000 के आसपास, और टोटल वैल्यू हो चुकी है 5,57,000। 10 ईयर में आपका पैसा डबल से कुछ ज्यादा हो गया है। लेकिन हम क्यों 20 ईयर का टारगेट लेके चल रहे हैं कि कैसे 20 ईयर में ये पैसा 30 लाख हो जाएगा, 15 सालों में 13,53,000 के आसपास, 13,53,000, और नेक्स्ट 20 ईयर में आपका पैसा हो चुका है 30,31,910। तो अभी आप देखिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 4,80,000, वो भी आपने 2-2 हजार रुपए करके जमा किया है। आपको रिटर्न कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, 25,50,000 से भी ज्यादा। बात करेंगे कि कैसे कि 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं टॉप म्यूचुअल फंड रिटर्न। तो यहाँ पर आप देखिए ईटी मनी, मनी कंट्रोल, बहुत सारे वेबसाइट हैं जिन पे इसकी डिटेल है। ईटी मनी पे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो टॉप म्यूचुअल फंड है इनमें कितना रिटर्न मिला हुआ है। 3 ईयर में काफी ज्यादा रिटर्न है, लेकिन 5 ईयर में एक एवरेज आप देख सकते हैं 25, 24, 24, 24, 23, 22, अप्रोक्सीमेटली 22 से लेकर 25 तक। तो हम इस हिसाब से 20 ईयर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25% तक मिल सकता है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। 16, केवल 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लगभग 5 लाख इसमें इंक्रीज हो गया है। 17, 18, 19, 20, और अगर हम इसको अब 23 कर देते हैं तो 1 करोड़ हो गया। देखिए अगर आपको 23% इंटरेस्ट मिला भी है लोगों को, 23 से ऊपर चला जाता है, सपोज 25 या उससे ज्यादा, आपको मिल रहे हैं 1,37,00,000। आपकी इन्वेस्टमेंट है 4,80,000, केवल 4,80,000 यहाँ पे देखिए, और ये सारा इंटरेस्ट बना हुआ है। तो आप सिंपली खुद सोच सकते हैं कि जो लोग स्टैटिक सेविंग कर रहे हैं, सिंपली बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं, या जो लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं लेकिन उस पर ज्यादा रिटर्न उनको नहीं मिल रहा, तो कितना फर्क आ जाता है। अब 20 ईयर बाद दोनों की फाइनेंशियल लाइफ में कितना डिफरेंस आ जाएगा। अब इसके पास एक और फायदा हो गया कि इसके पास एक गुड इनफ कैपिटल इकट्ठा हो गया। गुड इनफ कैपिटल के क्या क्या फायदे होंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर ये इस 1 करोड़ को सही जगह इन्वेस्ट कर देगा, यहाँ पर दिखाते हैं, अब इसमें टोटल 10 लाख ही ले रहा है। अगर इतने बड़े अमाउंट को हम कम रिटर्न वाले सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर दें, 6 to 12 कितना ही भी, और 1 साल के लिए कर दें, क्योंकि यहाँ पर 10 लाख ही ले रहा है, इसलिए आप यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा मान लीजिए। 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में आपको 12 लाख पर ईयर मिल रहा है, यानी कि आपको हर महीने खर्च के लिए 1 लाख रुपए मिल रहा है, और आपका 1 करोड़ वैसा का वैसा ही है। तो अगर आप इतना भी करते हैं 20 ईयर के लिए, तो ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। 2,000 रुपीज बहुत ही स्मॉल अमाउंट है आज की डेट में। अपने लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो 20 ईयर की मैच्योरिटी पे काफी अच्छा पैसा आपको मिल जाएगा। 2,000 रुपये एक छोटा अमाउंट है, इससे आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होती, और आप इसको लॉन्ग टर्म तक भी इजीली कर पाते हैं। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अब सेकंड चीज़ ये आती है कि बीच में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई इमरजेंसी खर्चे आ जाते हैं, या फिर आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है, घर बनाना है, या कोई भी ऐसे खर्चे ड्यूरिंग द 20 ईयर पीरियड, तो इसके लिए दूसरा तरीका है, क्योंकि आपकी सेविंग तो ज़्यादा होगी, जिसमें से 2,000 आप यहाँ पे कर रहे हैं, बाकी का पैसा आप डिफरेंट तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ पैसा इमरजेंसी फंड के तौर पे बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, बाकी का पैसा शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी बीच में जो भी ज़रूरतें हैं उनसे उनका काम चलता रहे। बहुत सारे लोग आप में से इन्वेस्ट कर भी रहेंगे, फाइनेंशियली अवेयर भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियली अवेयर नहीं हैं। मेरा मोटिव है आप लोग को अवेयर करने का, गाइड करने का, ताकि आप लोग को फ़ायदा हो, देश के लोग को फ़ायदा हो। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी चीज़ है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है इसको समझने में, लेकिन जैसे ही आप फाइनेंशियली अवेयर हो जाते हैं, इन इम्पोर्टेंट चीज़ों को जान जाते हैं, बेहतर तरीके से अपने फाइनेंशियल मैटर को मैनेज कर पाते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव इसको सभी के लिए होता है, वो यही है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना। चाहे आप प्रॉपर्टी लेते हैं या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, आपका मोटिव होता है कि मुझे इसमें फ़ायदा हो,
या वेल्थ क्रिएट हो जाए, संपत्ति बन जाए। तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर हम दो कंडीशंस को देखें तो उन लोग के पास जिनके पास कैपिटल नहीं है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल बनाना, कैपिटल इकट्ठा करना, पहले पैसा इकट्ठा करना। जिनके पास है उनके लिए क्या होगा कि उसको मैनेज करना, अलग अलग फील्ड में इन्वेस्ट करना। तो एक प्रोसेस मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे आर्थिक उन्नति का रास्ता आपका बनेगा। तो सबसे पहले आपको अर्न करके सेविंग करना होता है, यानी बचत करनी होती है, और उस बचत को स्टैटिक वे में ना रख के इन्वेस्ट करना होता है अलग अलग सेक्टर्स में। थर्ड, एक टाइम पीरियड के बाद आपके पास कैपिटल बनता है। टाइम लगता है कैपिटल बनने में। लोग गलती क्या करते हैं कि 20 साल तक उन्होंने इन्वेस्ट किया, जैसे ही उनके पास पैसा इकट्ठा हो गया तुरंत खर्च कर दिया, घर ले लिया या फिर कोई प्रॉपर्टी ले ली, गाड़ी ले ली या अदर कोई भी खर्च कर लिया। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने वो पेड़ ही काट दिया जिससे आपको फल मिल सकते थे। तो यहाँ पर कैपिटल ही आपका पेड़ है। तो जो 2000 रुपीज़ या उससे कुछ ज़्यादा रुपये का इन्वेस्टमेंट था उससे आपने जो कैपिटल खड़ा किया, अब आपको उस कैपिटल को मैनेज करना है। अब यहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं जिनके पास ऑलरेडी कैपिटल है। अब उनके लिए भी यहाँ से आगे की चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो अब उनको मैनेज करना है। मैनेजमेंट ऑफ फंड आप खुद नहीं करना चाहते तो प्रोफेशनल भी हैं, फंड मैनेजर हैं, फंड कंपनीज़ हैं जो मैनेज करती हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप खुद भी करें तो आप क्या करें, डाइवर्सिफाइड वे में, कि आपने कुछ पैसा जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, कुछ पैसों से आपने शेयर्स खरीदे, कुछ पैसे आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिए, कुछ पैसे आपने बिजनेस में लगा दिए, स्मॉल मीडियम जो भी आप कर रहे हो, कुछ पैसे आपने ह्यूमन कैपिटल में लगा दिए, बच्चों की एजुकेशन में लगा दिए या अपने ही नॉलेज को बढ़ाने में लगा दिए। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर में उसको इन्वेस्ट करना है, ताकि अगर किसी एक सेक्टर से आपको अच्छा रिटर्न ना भी मिले तो बाकी सेक्टर उसको मैनेज कर लें। तो इस तरह आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, आय के कई सारे स्रोत बन जाएंगे जहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो चुके हैं। अब इसके बाद आप क्या हो गए हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हो। अब आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना आपके फैमिली में किसी और को आएगी, क्योंकि आप अब अवेयर हो, आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। बहुत शॉर्ट में ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सेविंग करनी है और कोशिश करनी है मैक्सिमम सेविंग करनी है। तो मैक्सिमम सेविंग कैसे होगी, अपना बजट बनाइए और उसके बाद जो पैसा बच जाता है कुछ इमरजेंसी फ़ंड के लिए रख लीजिए, बाकी पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। और स्टैटिक सेविंग से बचें, यानी कि केवल बैंक में ही पैसा जमा कर रहे हैं या घर में ही पैसा जमा कर रहे हैं, इस तरह से ना करके सही जगह इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट कहाँ करें, ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर। आप एनालाइज करें कि कौन से फील्ड में ज़्यादा बेनिफिट है। सभी पैसा एक ही जगह आपको नहीं करना है, डाइवर्सिफाइड वे में करना है। थर्ड आता है रिस्क मैनेजमेंट। किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके रिस्क को एनालाइज कर लें। किसी भी फील्ड में कोई बेनिफिट्स हैं तो उसके थोड़ा बहुत हिस्ट्री आप देख लीजिए, करंट में इसका क्या सिनेरियो है, थोड़ा बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इस तरीके के एनालिसिस को हम कहेंगे कैलकुलेटेड रिस्क। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के सेक्टर्स हैं, कैसे रिस्क मैनेज करना है। साथ ही कुछ सेक्टर्स में कंपैरिजन भी करेंगे कि कहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पर कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे डाइवर्सिफाइड वे में आप अपनी सेविंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड और SIP के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो मैं आगे आप लोगों के लिए बनाऊंगा। सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।